Today we read History of 7th class, Chapter 1st, India and the World, Bharat और विश्व. Children, in class 6 you have studied history and culture of ancient era. Now in class 7th you will learn about the history and culture of medieval era. Generally, the study of history has been divided into three parts: ancient age, medieval age and modern age. बच्चों 6 क्लास में हमने प्राचीन के इतिहास तथा संस्कृति का अध्ययन किया था. अब हम 7th क्लास में मध्य के इतिहास और संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे. सामान्य इतिहास के अध्ययन को 3 भागों में डिवाइड किया है: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल. ये विभाजन क्यों और कैसे किया, इस बात को जानना बहुत आवश्यक है. किसी देश या स्थान विशेष में मानव सभ्यता के विकास की जो प्रक्रिया चलती रहती है, उसमें जब आर्थिक, राजनीति, प्रशासनिक और सामाजिक क्षेत्रों में ऐसे परिवर्तन आते हैं जो पूर्व की स्थिति को बदल देते हैं, तब एक नए काल का प्रारंभ माना जाता है. संक्षेप में कहें तो इतिहास का 3 कालों में किया गया विभाजन मानव की प्रगति व परिवर्तन की सीढ़ियां या सोपान है. महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि विश्व के सभी स्थानों में परिवर्तन एक ही समय हुए हों, ये कहीं कहा नहीं जा सकता. भारत में मध्य का आरंभ सामान्य 18वीं शताब्दी से माना जाता है, जबकि यूरोप के देशों में मध्य का आरंभ 5वीं शताब्दी में माना गया है. भारत के मध्य को पुनः 2 भागों में डिवाइड किया है: पूर्व मध्य जो 8वीं से 12वीं शताब्दी तक है, और सेकंड है उत्तर मध्यकाल जो 13वीं से 18वीं शताब्दी तक है. मध्यकालीन भारत का इतिहास प्राचीन भारत के इतिहास से अनेक प्रकार से डिफरेंट है. मध्यकाल के आरंभ में भारतीयों का संपर्क एक धार्मिक मत के अनुयायियों से हुआ. इस संपर्क के परिणाम स्वरूप समाज में कुछ परिवर्तन आए. वर्तमान काल में बोली जाने वाली कुछ भाषाओं का विकास इसी काल में हुआ. भिन्न प्रकार से वस्त्र, खाद्य पदार्थ लोकप्रिय हुए. इस काल के संबंध में हमारा ज्ञान अधिक है, क्योंकि ऐसे अनेक साधन अथवा स्रोत हैं उपलब्ध हैं जो हमें तत्कालीन इतिहास की स्पष्ट जानकारी देते हैं. सोर्सेस ऑफ स्टडी ऑफ मेडिवल इंडिया. मध्यकालीन इतिहास के स्रोत. यू may remember that 3 are two main sources to know about the ancient history: literary and archaeological. प्राचीन का इतिहास जानने के लिए साहित्य और पुरातात्विक हैं. ठीक ऐसे ही साधन हमें मध्यकाल का इतिहास जानने के सहायता देते हैं. पूर्व काल के साहित्य साधनों के रूप में ताड़पत्र और भोजपत्रों पर लिखा गया विवरण तथा पुरातत्व साधनों में अभिलेखों तथा ताम्र पत्रों पर उत्कीर्ण किए गए लेखों से प्राप्त होते हैं. 13वीं शताब्दी से कागज का उपयोग शुरू हुआ. उन पर लिखी जाने वाली जैसे तात्कालीन शासकों का जीवन वृत्तांत, उनके विभिन्न कार्य, राज्य विस्तार प्रामाणिक स्रोत के रूप में प्रयुक्त हुए. इसमें मतलब सब लोग लिखते थे, जैसे जिन्होंने सुल्तान मुगल साम्राज्य के विषय में विवरण लिखा है ना, इसकी जानकारी मिलती थी. 15वीं से 18वीं शताब्दी तक भारत के अधिकांश भागों में पर मुगलों का शासन रहा. कुछ मुगल शासकों ने अपने जीवन, शासन और घटनाओं के विषय में आत्मकथाएं लिखी. कुछ अन्य लेखकों ने अपने शासकों के विषय में लिखा, जिसमें बाबरनामा, हुयामुनामा और अकबरनामा, तुजी ए जहांगीर, बादशाहनामा इत्यादि मुख्य ग्रंथ हैं. तत्कालीन शाही फरमान तथा शाही पत्राचार भी मध्यकाल के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत हैं. इस प्रकार से स्थानीय शासकों के दरबारी लेखों और अन्य साहित्यकारों के कुछ ग्रंथ लिखे जो तत्कालीन स्थानीय सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के विभिन्न पक्षों की जानकारी देते हैं, जिसमें पृथ्वी राशो, राज तरंगिणी आदि प्रमुख हैं. नेक्स्ट पेज पे देखिए, द पॉलिटिकल कंडीशंस इन इंडिया ड्यूरिंग द अर्ली मेडिवल पीरियड्स. पूर्व मध्य काल के आरंभ में भारत की राजनीति स्थिति. इन द अर्ली मेडिवल पीरियड्स नॉर्थर इंडियन वॉज डिवाइड इनटू ए नंबर ऑफ किंगडम.
पूर्व मध्यकाल के आरंभ में भारत की राजनीति स्थिति क्या थी? इसमें उत्तर भारत के अनेक छोटे छोटे राज थे, जिसमें राज्य विस्तार के लिए परस्पर संघर्ष चलते रहे। दक्षिण भारत में अनेक राज्यों का अस्तित्व था, जिसमें सबसे शक्तिशाली चोल राज्य था। आरंभ में इसका राज्य कोरोमंडल तथा मद्रास चेन्नई तक था। और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ और साहित्य तथा सत्य कला के संरक्षण दिया। इसकी सामुद्रिक शक्ति बहुत बढ़ गई थी। चोल नरेश राजेंद्र प्रसाद ने ईस्वी सन 1025 में मलाया तथा सुमात्रा द्वीपों पर विजय प्राप्त की। ये अभियान किसी भारतीय शासकों द्वारा पहला समुद्र पार अभियान था। चोल राज्य के व्यापारिक संबंध चीन तथा दक्षिण एशिया के अन्य देशों से था। यूरोप इन मेडुअल पीरियड्स। यूरोप में मध्यकाल 5वीं शताब्दी में यूरोप एक शक्तिशाली रोमन साम्राज्य का पतन आरंभ हुआ। अनेक स्थानों पर छोटी छोटी प्रादेशिक सत्ताओं का उदय हुआ। ये छोटे छोटे शासक अपनी सत्ता स्थिति रखने के लिए जिन लोगों से सैनिक सहायता लेते थे, उन्हें वेतन के बदले में जमीन का एक क्या देते थे? टुकड़ा देते थे। लैटिन भाषा में जमीन के ऐसे टुकड़े को फ्यूडम कहा जाता था। ऐसी जमीन के प्राप्तकर्ता फ्यूडल्स कहलाते लगे। वे छोटे छोटे किलों में रहते थे, जिन्हें गड़ी कहा जाता था। भूप्रदेश के किसानों और श्रमिकों पर स्वामी की निकुंज सत्ता रहती थी और जीवन व्यतीत करते थे। किसानों पर अत्याचार करते थे। गरीब किसान वंशावगत दास बने रहते थे, मतलब उनके बच्चों के बच्चे उसमें काम करते थे। इन्हें सिर्फ भूदास कहा जाता था। तत्कालीन यूरोपीय समाज में भूदासों की संख्या बहुत अधिक थी। वे सामंतों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठा सके और उनकी दयनीय जीवन जीने के लिए वे विवश हो गए। नेक्स्ट नीचे देखिए, राइज ऑफ अरब। अरबों का उदय। पश्चिम एशिया में अरब क्षेत्र के लोग अनेक छोटे छोटे कबीलों में बांटे हुए थे। कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। इस कारण इन कबीलों में निरंतर क्या चलते रहे? संघर्ष चलते रहे। मोहम्मद ने नवीन धर्म इस्लाम का उपदेश दिया। अरब जातियों का संगठित किया। शीघ्र ही उनका राजनीतिक समूह बन गया। उन्होंने पश्चिम एशिया एवं अफ्रीका में अनेक भागों में, जैसे इराक, तुर्की, फ्रांस और मिस्र आदि को जीत लिया। आगे चलकर उन्होंने उत्तरी अफ्रीका में कुछ क्षेत्र जीते गए और स्पेन तक पहुंच गए। भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा तक इनका साम्राज्य फैला। व्यापार के माध्यम से भारत को अरबों से निरंतर संपर्क बना रहा। यहाँ की संपन्नता और उच्च संस्कृति उत्तर पश्चिम के शासकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रही। 7वीं शताब्दी के अर्थ में भारत पर आक्रमण हुआ। प्रारंभ में केवल धन संपत्ति लूटने के उद्देश्य लेकर आने वाले आक्रमणकारी कालांतर में भारत के राज्य स्थापना के लिए प्रयत्न करने लगे। तुर्कों को इस काम में सफलता प्राप्त हुई और इसके साथ ही भारत के इतिहास का मध्यकाल आरंभ हुआ। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।